और मोस्टली जिन लड़कियों के पीछे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जिनका एक्चुअली मेन काम होता है, सॉरी टू से दिस वर्ड, एक्चुअली जिन मोस्टली सेक्स के लिए अट्रैक्ट होता है। तो अगर वो किसी कुंवारी लड़की या शादीशुदा लड़की पे भी है ना, तो अगर शादीशुदा है तो उसके पति को वो मार डालेंगे। जैसे कि देखो, एआई तो सबके लिए खतरा है। एआई से डीप फेक के थ्रू आप किसी के भी पिक्चर्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हो, किसी के भी। सोशल मीडिया की शान, ग्वालियर का मान, पेश है आप सभी के सामने हमारे फेवरेट अमित गुर्जर आज की शाम। अच्छा, मैंने ना आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में कुछ बताएं। ओके। यस। तो मेरा नाम है अमित गुर्जर। मैं सोशल मीडिया पर रील्स बनाता हूँ और फिलहाल कुछ एक्टिंग प्रोजेक्ट भी मैंने किए हैं। जैसे कि मैंने कुछ म्यूजिक वीडियोस की हैं, मैंने एक रियलिटी शो जीता है अमेजन प्राइम पर। मैंने साथ ही साथ अभी अपनी डेब्यू मूवी भी कंप्लीट की है बॉलीवुड में। तो अभी करियर की शुरुआत हुई है, अभी मेहनत चालू है, अभी बहुत आगे और जाना है। बस आप सब लोगों का प्यार सपोर्ट है, इसलिए इतना कर पा रहा हूँ और उम्मीद है कि आगे और भी बेहतर कर पाऊँ। अच्छा, हमने ना आपके बारे में बहुत सारी चीजें सुनी है। वी जस्ट वांट टू नो, जैसे कि टैरो रीडिंग, आप टैरो रीडिंग करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को और हमें भी कुछ पता है टैरो रीडिंग से रिलेटेड, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो अभी हर कोई नहीं चला सकते हैं। इट्स ट्रेंडिंग एंड एक्चुअली बहुत ज्यादा दिमागी कॉन्सेप्ट है, मेरे को ऊपर से जाता है, लेकिन वी जस्ट वांट टू नो अबाउट इट। ओके, सो टैरो रीडिंग का मुझे भी नहीं पता था कि मैं कभी इस चीज़ में आऊँगा। बस चीज़ें ऐसा था कि बचपन से कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे महसूस होती हैं, फील होती हैं। कई बार मैं जो चीज़ बोलता हूँ वो चीज़ एक्चुअल में हो जाती थी। तो मुझे इतना पता था कि मेरी इंस्टिंक्ट पावर थोड़ी स्ट्रॉन्ग है और मैं स्पिरिचुअल चीज़ों से किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट हूँ। जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मुझे चाहे नेगेटिव एनर्जी हो या पॉजिटिव एनर्जी हो, अगर वो आसपास है तो मुझे उनका एहसास होता है हमेशा से। इस वजह से मैं बहुत डरता भी था पहले, पर धीरे धीरे समय के साथ डर तो खत्म होता गया, पर ये चीज़ें इतनी स्ट्रांग हो गई कि मुझे डर लगना बंद हो गया। पर मैं इन चीज़ों को समझना शुरू कर दिया। मैं समझने लगा कि नेगेटिव कौन सी है, पॉजिटिव कौन सी है, किससे आप कितना कनेक्ट कर सकते हो, कितना नहीं। तो जब मैं रीडिंग भी करता हूँ ना, तो मैं अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जीज को बुलाता हूँ, वो रीडिंग करती है। मतलब मेरा काम है सिर्फ उन कार्ड्स को एक्सप्लेन करना, आपको कार्ड वही निकालती हैं। अगर मैं आपकी रीडिंग करता हूँ, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल कृष्णा जी को बहुत मानते हो, ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं उनको अपने आसपास रखूं, उनकी एनर्जीज अपने आसपास रखूं, ताकि वो आपके लिए कार्ड निकाले। तो आप जो सवाल पूछोगे उसी सवाल के हिसाब से कार्ड निकल के आता है और सारी प्रेडिक्शन एकदम सही जाती है। मैं अभी तक 1.5 साल से रीडिंग कर रहा हूँ और आज तक मेरी एक भी प्रेडिक्शन गलत नहीं गई। अगर मैंने किसी को बोला कि इस तारीख पे ये इंसान आपको ऐसे ऐसे मिलेगा, तो वैसे ही होता है एग्जैक्टली। लोग वापस आते हैं ये बोलने के लिए कि हम आपने जैसा बोला तो एग्जैक्टली वैसा हुआ। अच्छा लग रहा है, बहुत स्पिरिचुअल फील हो रहा है एंड सीरियसली मैं जैसे गुम हो जाता है ना, मैं गुम हूँ इस चीज में सीरियसली। ये अच्छा, बहुत सारी चीजें हुई होंगी जब आप किसी के बारे में भी टैरो रीडिंग कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ से जुड़े आप उनको एक तरीके से गाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस आती हैं और कई ऐसी डिफरेंट सिचुएशंस हैं जहां इंसान शायद ये भी सोचता है कि यार नहीं, ये क्या हो गया, ऐसा तो हमने एक्सपेक्टेड ही नहीं किया था। तो उन लोगों के साथ आपका कैसे कोप अप करते हो, आप उनके साथ कैसे मैनेजमेंट कैसे जैसे करते हैं? जब भी मैं रीडिंग शुरू करता हूँ तो मेरा मेन ये रहता है कि यहाँ पे मुझे किसी को भी जज नहीं करना है। सबकी अपनी लाइफ है, सब अपनी लाइफ में अपनी तरह से फैसले लेते हैं। हाँ। अब जब मैं रीडिंग करता हूँ मुझे उनकी पूरी लाइफ पता चल जाती है, जो भी वो मतलब आपका डार्क से डार्क सीक्रेट भी होगा तो मुझे पता है वो चीज़, क्योंकि मैं जब रीडिंग कर रहा हूँ मुझे हर एक चीज़ आपकी पता है, ठीक है। जैसे और हमारा एक रूल भी होता है कि अगर हमने किसी की रीडिंग की है तो हम वो, चाहे उनका कोई रिलेटिव हमसे रीडिंग करा रहा हो या उनका कोई पार्टनर हमसे रीडिंग करा रहा हो, हमको नहीं बता सकते उन्होंने क्या पूछा, उनके में क्या निकला। हाँ। हम नहीं बता सकते, तो हमारे रूल्स रहते हैं कुछ, पर हमें चीज़ें हर चीज़ पता चल जाती है। अगर वो छुपाना भी चाहें तो हमें पता चला कि ये चीज़ छुपा रहे हैं, या अगर वो झूठ सवाल पूछे तो भी हमें पता चलता है कि झूठ पूछ रहे हैं, मतलब ये सच है ही नहीं जो सवाल पूछा जा रहा है। जैसे काफ़ी लोग करते हैं, लाइक टेस्ट करते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं कि अच्छा बताओ फिर मेरी शादी कब, वो ऑलरेडी शादीशुदा है, वो पूछा मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी नहीं हुई। और मुझे पता चल जाता है उसमें कार्ड में, तो मैं बोल देता हूँ। तब फिर वो लाइक उनके लिए भी ऐसा मूवमेंट होता है कि उनके गूज़बम्प आते हैं, लाइक, और कई बार मेरे लिए भी होता है कि यार मतलब ये चीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है, काश मतलब मैं खुद के लिए भी चीज़ कर पाता। क्योंकि एक्स में ऐसा होता है कि मैं टैरो रीडिंग करता हूँ, दुनिया की कर सकता हूँ, पर मैं खुद की और मेरे खुद के जिनसे मेरा ब्लड रिलेशन, जैसे मेरे भाई, मेरी मम्मी पापा, मैं उनकी नहीं कर सकता। तो मैं दुनिया की हेल्प कर रहा हूँ पर खुद की नहीं कर सकता, ये बहुत अजीब चीज़ है। तो मुझे भी लगता है कि यार मुझे भी कोई रीडिंग कर दे इतना अच्छे से। पर इसमें ये चीज़ भी है, इसमें फ्रॉड भी बहुत है। एक्चुअली क्या है, काफ़ी लोग इस चीज़ को सीख के कर रहे हैं क्योंकि ये कि अभी एक अच्छा बिजनेस है, पर जैसे मैंने कहीं सीखा नहीं, मुझे बस ये चीज़ आती है, कैसे आती है पता नहीं, पर आती है। तो मेरा ऐसा है कि मुझे पता है कि मैंने किसी के फ्रॉड के लिए नहीं किया, मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लोगों की हेल्प के लिए कर रहा हूँ। तो ये चीज़ रियल है, और जब मेरी कोई प्रेडिक्शन गलत होगी उस दिन मैं इस चीज़ें करना छोड़ दूंगा। तो जब तक रीडिंग गलत नहीं जा रही तब तक मैं इसको कर रहा हूँ कंटिन्यू। ये तो गॉड गिफ्टेड है आपके लिए, मतलब लोगों को डांस गॉड गिफ्टेड होता है, लोगों को सिंगिंग के लिए आवाज गॉड गिफ्टेड होती है, इधर टैरो रीडिंग गॉड गिफ्टेड है। सीरियसली बहुत
बड़ी बात है। अच्छा बेसिकली ना लोग क्या समझते हैं कि टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट वो साथ में समझ लेकर भाई ये भविष्यवाणी तो दोनों में ही होनी है। नहीं, फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। जैसे कि टैरो रीडिंग मैं ऐसा कोई धर्म नहीं आता। जैसे आप बोलो, जैसे आपको एस्ट्रोलॉजी पे जाना है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर पे आप जाते हो, आपको कुंडली लेके जाना पड़ेगा। अब कोई मुस्लिम इंसान है या क्रिश्चियन है, वो तो कुंडली नहीं बनवाते शायद, नहीं बनवाते। ठीक है, तो वो कैसे क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे मेरे क्लाइंट हर लाइक कास्ट का, रिलीजन का हाँ। मेरा क्लाइंट है, तो वहाँ पे ऐसा कोई बाउंड्री सेट नहीं है कि आप अगर आपको शिव जी को मानना पड़ेगा इस रीडिंग कराने के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका बस विश्वास होना चाहिए उस प्रोसेस पे, आप पूरा ट्रस्ट के ऊपर है। अगर आपका विश्वास है तो आपको जवाब मिलेंगे, अगर आपका विश्वास नहीं है तो आपको जवाब नहीं मिलेंगे, सिंपल सा है। और ये दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं, एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग अलग है, पर हाँ हेल्प दोनों ही चीज़ें करती हैं, दोनों से आपको हेल्प मिलती है, दोनों से आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हैं, पर चीज़ें बहुत अलग हैं। कई बार ऐसा होता है ना जब आप टैरो रीडिंग करते हो तो आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो टैरो रीडिंग का कोई ऐसा केस, ये नहीं पूछूंगी किसका है, पर कोई बहुत अजीब केस आया हो, कोई यूनिक केस आया हो। जैसे कि अभी लास्ट वीक मैं एक रीडिंग कर रहा था, तो जब मैं उनकी रीडिंग कर रहा था तो उन्होंने बोला कि वो थोड़ी परेशान है, उनकी तबीयत ख़राब है। तो मैंने निकाला कर, मुझे दिख रहा था कि हाँ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इनकी ठीक नहीं हो रही, रिकवरी नहीं हो रही है। तो मैंने उनको बताया कि आप अगर डॉक्टर्स पे भी जाते हो तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि रिपोर्ट्स में कुछ नहीं, रिपोर्ट्स नॉर्मल, फिर भी आपकी तबीयत ख़राब है। उन्होंने कहा हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। फिर मैंने और कार्ड्स निकाले तो मुझे पता चला कि उनकी मोस्टली रात को तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है और बॉडी पेन ज़्यादा रहता है। तो वो कार्ड्स में निकला, उन्होंने बोला कि हाँ एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है। फिर मैंने और कार्ड्स निकाले जब मुझे पता चला कि उनका तबीयत से कोई लेना देना नहीं है, उनके ऊपर किसी जिन, अगर आप जानते हो, जिन का चक्कर था। तो मैंने उसी टाइम उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कि सॉरी मैं आपकी रीडिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिन में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपके सवालों के जवाब दे सकूँ, मैं आपका जिन नहीं भगा सकता हूँ। तो उसके लिए आपको ऐसे ऐसे आपको या तो रेमेडी कर सकते हो, मैंने रेमेडीज़ भी निकलती हूँ उसमें, लाइक टैरो रीडिंग में आप रेमेडी भी निकाल सकते हो। अगर आपको नज़र लगी है, हाई लगी है, आपका काम रुका हुआ है, कुछ भी है, तो आप रेमेडी बता सकते हो, उस रेमेडी के थ्रू भी आप अपनी हेल्प कर सकते हो। तो फिर मैंने इस तरह से उनकी हेल्प की। तो ऐसे कई बार केसेस आते हैं जहाँ पे थोड़ा सा मैं भी डर जाता हूँ कि यार इनकी मैं रीडिंग करते रहा हूँ, कुछ पंगा ना हो जाए, क्योंकि टैरो रीडिंग का बहुत ऐसी चीज़ रहती है। जैसे मेरा जो डेक रहता है, मेरे अलावा उस चीज़ और को कोई और टच नहीं कर सकता, मैं ही टच कर सकता हूँ। आपने टच किया तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, मेरी खुद तबीयत बिगड़ती है। मैं रीडिंग करता हूँ, मैं दिन में सिर्फ 2 या 3 सेशन लेता हूँ आधे घंटे के, और उसके बाद मैं उठ नहीं सकता बेड से, मेरी इतना बॉडी पेन होता है। इसके पीछे भी कुछ क्योंकि रीजन है? इसमें ना हम एनर्जीज यूज़ करते हैं हमारी और जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपकी रीडिंग करूँगा तो आपको एक्सचेंज में कुछ देना पड़ेगा कि मैं आपकी एनर्जीज उस चीज़ के पर्टिकुलर चीज़ के थ्रू ले सकूँ, या तो पैसा या कोई भी चीज़, जिससे मैं आपकी एनर्जीज ले लूँगा और उन एनर्जीज़ का और अपनी एनर्जीज़ का यूज़ करके आपको रीडिंग करूँगा आपके लिए। तो जब एनर्जीज यूज़ होती है ना, और हीलिंग भी होती है इसमें साथ ही साथ, अगर आपका नज़र लगी है या फिर आपका सर दर्द है या बॉडी पेन है, वो भी उस आधे घंटे के दौरान बिल्कुल गायब हो जाता है। मेरे को हमेशा ये फीडबैक मिलता है कि आपसे रीडिंग कराने के बाद हमें आज चैन की नींद आई बहुत दिनों बाद, तो वो हीलिंग भी होती है। तो इस वजह से क्या होता है ना, जब मैं लोगों की हीलिंग कर रहा हूँ तो उनका वो थोड़ा सा पेन होता है, उसका 50% मुझे झेलना पड़ता है। लोगों का जब मैं रीडिंग करता हूँ उसके बाद जो पेन, बहुत पेन होता है, इसलिए मैं कई बार रीडिंग रोज़ नहीं कर सकता, कई हफ्ते में 2 या 3 बार करता हूँ, क्योंकि फिर मैं पूरी रात उठ नहीं पाता, मैं बेड पे पड़ा रहता हूँ सिंपल। आपको कहते हैं ना जैसे वो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स दूसरों की तबीयत सही करते हैं, उनकी पेन दूर करके आपको दूसरे का पेन ही बांट रहे हैं भाई, इसको कहते हैं दर्द बांटना। एक्चुअली ये काफी यूनिक चीज है। अच्छा जिन के बारे में आप बता रहे थे, बेसिकली नेगेटिव एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज हम मानते हैं, तो जिन एक्चुअली है क्या? जिन सुना तो सबने है कि वो घिसो और वो जिन आ जाएगा, वो वाला नहीं है ना, तो बस उसी के बारे में कुछ बताइए। जिनका जितना मुझे नॉलेज है मैं इतना ही बता सकता हूँ कि जिन एक ऐसी एंटिटी है जो आपको मालामाल भी कर सकती है और आपको पूरी तरीके से खत्म भी कर सकती है। वो अगर आप पे मेहरबान है तो बहुत मेहरबान है, अगर वो आपसे रूठ जाए या चिढ़ जाए तो वो आपको पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा देखा है जिनके ऊपर अगर जिन रहते हैं तो उनकी बॉडी पे बड़े बड़े घाव देखे हैं मैंने, लाइक इतना भी आपको परेशान करते हैं वो। और मोस्टली जिन लड़कियों के पीछे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जिन का एक्चुअली मेन काम होता है, सॉरी टू से दिस वर्ड, एक्चुअली जिन मोस्टली सेक्स के लिए अट्रैक्ट होता है। तो अगर वो किसी कुंवारी लड़की या शादीशुदा लड़की पे भी है ना, तो अगर शादीशुदा है तो उसके पति को वो मार डालेंगे, वो पति को उनके पास नहीं जाने देंगे। और वो दिखते प्रॉपर इंसान की तरह हैं, प्रॉपर इंसान। आप लाइक अगर आप समझ नहीं सकते कि वो जिन है या इंसान है, मतलब कोई भूत है। और मोस्टली रात के टाइम पे आते हैं, आप जो चीज़ मांगो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, आप जहाँ जाना चाहो वहाँ आपको ले जा सकते हैं। तो बहुत चीज़ें हैं उनके बारे में, बहुत कहानियाँ हैं, बहुत सारी सच हैं, बहुत सारी झूठ है, तो पता नहीं, पर इतना ज़रूर पता है कि वो बहुत खतरनाक है, उनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वो किसी के पीछे पड़ गए तो। सीरियसली ये बहुत एक ऐसा टॉपिक रहा है जो
हमें इस बारे में बहुत कम नॉलेज की एंड अभी आपने इतनी सारी बातें शेयर की। सीरियसली हमारे जितनी भी ऑडियंस है, हम हैं, सभी लोग थोड़े से शॉक में हैं डूबे हुए से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो जनरली इंसान नहीं बिलीव करते। लोग कहते हैं ना, मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ नहीं, बट होती हैं ये अगर आप चीजें। मुझे मेरा मानना सिंपल है कि अगर आप भगवान में मान रहे हो, ठीक है, आप मान रहे हो कोई एक ऊपर वाला कोई है जो हमारी रक्षा कर रहा है, हाँ। तो फिर कोई एक ऐसा भी होगा जो हमें हमारा नुकसान चाहता होगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव क्यों नहीं है? बिल्कुल, दोनों साइड होती है ना, जैसे इंसान अच्छा बुरा दोनों होता है, वैसे एनर्जीज भी दोनों अच्छी बुरी दोनों हो सकती है जी। तो वही है। खैर, ये सारी बातें ना लाइफ टाइम मुझे याद रहेंगी, आई होप आपको भी याद रहेगा। फिलहाल ना मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप इस लाइन में आते हैं, आप सेलिब्रिटी बनते हैं, आप इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, तो बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं जी। ऐसे कुछ स्ट्रगल्स ऐसे हैं कि जो हमारी ऑडियंस भी जब आगे आना चाहते हैं ना, जो इस लाइन में, उनको भी फेस करने पड़ सकते हैं, तो उस बारे में कुछ बताइए और आपने कैसे उनसे कोप अप किया, उनके बारे में। स्ट्रगल का तो मैं यही कह सकता हूँ कि सबसे पहला स्ट्रगल जो होता है वो खुद को पहचानने का होता है कि आप पहले खुद पे विश्वास करो, तब आप पे दुनिया विश्वास करेगी। बिल्कुल। पहले मुझे मेरे ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैं कैसे किसी को बोल सकता हूँ कि मैं ऐसा बन सकता हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, तो आप मेरे पे विश्वास रखो। मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बोलूँ कि मुझे एक्टर बनना है, जब मुझे ही नहीं पता कि मैं बन सकता हूँ या नहीं। तो पहले सबसे बड़ा स्ट्रगल यही था कि मैं खुद को अपना लूँ, खुद को समझूँ कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है और मैं कितना काबिल हूँ, कितना नहीं, मैं बन सकता हूँ या नहीं। और वो चीज़ को ठानने के बाद फिर पेरेंट्स का भरोसा जीतना, उनका ट्रस्ट, उनका सपोर्ट जीतना, फिर उसके बाद दुनियादारी से स्ट्रगल शुरू होता है। पहला मेन स्ट्रगल जो होता है वो यही होता है। और अगर आप इंडस्ट्री में आते हो तो ये लोग बोलते हैं कि आपके पास कनेक्शन होने चाहिए, कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए, तभी आप इंडस्ट्री में आ सकते हो, या फिर कोई गॉडफादर हो या फिर आपकी फैमिली से कोई हो तभी आप आ सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, वहाँ पे लाखों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और किसी को काम नहीं मिल रहा, आपको कैसे मिलेगा, आप छोटे शहर से हो। तो सब लोग ये सब बोलते हैं, मुझे भी बोला गया था, पर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ऐसा होता है कि आपके कॉन्टेक्ट्स हैं तो ही आपको काम मिलेगा। अगर आपने मेहनत की है और सच्चे दिल से की है और आपने वो चीज़ चाही है कि आपको वो हासिल हो, तो वो होगी। किस्मत कहीं ना कहीं आपको उस जगह तक पहुंचा देती, चाहे जैसे पहुंचा है। मैंने छोटे फ़ोन से शुरुआत की थी, एक छोटी स्क्रीन से शुरुआत की थी और आज एक बड़े पर्दे तक पहुंचा हूँ। तो वो किसने सोचा था? ना मैंने सोचा था, ना मेरे घर वालों ने, ना मेरे शहर वालों ने सोचा था, पर वो चीज़ मुमकिन हुई बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी कॉन्टैक्ट के। क्या बात है सर, सीरियसली गाइस, ये सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम इस लाइन में आगे बढ़ते हैं तो लोग डगबगा जाते हैं, वो लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और वो क्या करते हैं ना कि अपने रास्ते बदल देते हैं कि यार रहने दो, नहीं होगा। लेकिन दिस इज द वे कि आपने जो रास्ता चुना है ना, आप उस रास्ते पे चलने की बस हिम्मत रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड ऑफ कोर्स मैंने जो चीज़ भैया को देखी है ना, सीरियसली मैं जो देख रही हूँ, वो इनकी आंखों में बस एक ईमानदारी है, जो बेसिकली मैं ये चीज़ फील कर पा रही हूँ। और जब आप इनके साथ होंगे ना, तो ये वाइब आपको भी कनेक्ट करेगी, सीरियसली। अच्छा, एक चीज और है, सीरियसली ना, हमारी ऑडियंस को जब ये चीज पता चली तो कई लोगों के फोन आए कि अच्छा, आपका जो पॉडकास्ट है वो हमें सुनने में आ रहा है, हमें गुर्जर के साथ होने वाला है। सीरियसली एक लोगों ने मुझसे पूछा, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि यार गुर्जर, मैं मिली तो नहीं हूँ, पर ये बड़े स्ट्रिक्ट टाइप के इंसान होते हैं यार, मैंने देखा ये ऐसे पहलवानों की तरह आते हैं, लंबे चौड़े एकदम है। जब सामने से अभी देखा है ना, तो अभी भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने सिर्फ उसको नोटिफिकेशन पे पढ़ा एंड सीरियसली वो लोग ये कह रहे हैं, ये तो इतनी क्यूट है यार, इतनी इनोसेंट सी फेस एंड ऑल, लाइक कैसे इसके जैसा कुछ को आपके साथ हुआ होगा, राइट? कुछ हुआ नहीं, मतलब कह सकते हैं कि पेरेंट्स ने हमें सही चीज़ें सिखाई। जैसे मेरे फादर हमेशा ये लड़ाई झगड़े के खिलाफ थे हमेशा से। उनका कहना था कि ये सब चीज़ से कुछ नहीं मिलता लाइफ में, आप इज्जत कमाओ, आप प्यार कमाओ, लोग आपसे डर डर के आपसे अच्छे से बात करें, इसका क्या फ़ायदा। आपसे लोग अच्छे से इसलिए बात करें क्योंकि आप उनको उतना प्यार या रिस्पेक्ट दो या उतना कंफर्टेबल फील कराओ। लेकिन यहाँ मैं ना एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो मैं पूछना चाहूँगी भैया से, कि जब आप सोशली फील्ड में आगे बढ़ते हैं, सोशल मीडिया में जाते हैं, लोग कहते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, फिर उनके बहुत थोड़े थोड़े फॉलोअर्स होते हैं, धीरे धीरे उनको रीच पड़ती है, फिर वो वापस कम भी होने लगते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो वो लोग बीच में ना खो जाते हैं कि भाई अब नहीं होगा हमसे। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, फिर आप इतना आगे बढ़े, वायरल हुए, उसके बाद से आपने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस फील किए और कैसे आपने उस पोजीशन पे अपने आप को संभाला जहां आपको लग रहा था यार नहीं बढ़ रहे हैं, हमसे नहीं होगा, पड़ोस वाले भी आके आपको कहने लगे क्या हो रहा है ये। तो एक ऐसी सिचुएशन हम सभी के साथ होती है, लेकिन आप वो पार करके आगे निकल के आए एंड जस्ट शो देम कि हाँ भाई मैं आ गया हूँ, निकल आया। तो वो कैसे हुआ?
एक्चुअली देखो मुश्किल होता है, काफ़ी लोग इस चीज़ में हार मान जाते हैं और मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने भी हार मानी थी। जब मैंने एक ऐप से शुरू किया था, एप्लीकेशन से शुरू किया था, लाइकी करके जो था, चाइनीज़ ऐप था, तो मेरे वहाँ पे मिलियंस में फॉलोअर्स थे। क्या अब बात मैं है। सिर्फ उस पर्टिकुलर ऐप पे फोकस कर रहा हूँ, मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं ऑलरेडी, मैं वहाँ से अर्न कर रहा हूँ, मुझे वहाँ से लोग जान रहे हैं। पर जैसे ही गवर्नमेंट ने ऐप बंद किए थे, तो टिकटॉक की, लाइकी सब बंद हुआ था। टिकटॉक पे समथिंग 1 मिलियन थे, लाइकी पे 2 मिलियन फॉलोअर्स थे और ये बहुत बड़ा नंबर होता है। एक्चुअली तो जैसे ये बंद हुआ तो मुझे लगा कि अरे ये तो सब बंद हो गया, इसके अलावा मेरे पास अब क्या है। तो ये ऑडियंस गई, तुरंत सब कुछ बंद हुआ, मेरे बर्थडे वाले दिन ही बंद हुआ था एक तो। ओह माय गॉड, तो मेरे सदमा। को मेरा हमेशा का बर्थडे का रहा है कि ऐसा जाता है। तो जब वो बंद हुए तो मेरे पास भी, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। मुझे बस ये पता था कि अगर मैंने वहाँ पे जीरो से स्टार्ट किया तो मैं इंस्टाग्राम पे भी जीरो से स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। समय लगेगा पर शायद इस बार उतना समय ना लगे जितना पहले लगा था, क्योंकि पहले मैं सीखते बढ़ रहा था, अब मैं सीख चुका हूँ, अब बस मुझे आगे बढ़ना है। तो फिर इंस्टाग्राम पे शुरुआत किया। टचवुड की एक हफ्ते में ही मेरी रील इतनी वायरल हो गई कि फॉलोअर्स आने लगे और लोग बोले कि हम आपको टिकटॉक से जानते हैं। आज भी अगर मुझे कोई फॉलो करता है, कई बार लोग बोलते हैं कि आपको हमने टिकटॉक पे देखा था, हमने आपको लाइकी पे देखा था, आप इतने टाइम बाद मिले, आप आज भी मतलब अच्छा कर रहे हो, अच्छा लगता है। तो लोग उस समय के मुझे आज भी जानते हैं, तो वो चीज़ भी देख के अच्छा लगता है। और जब भी डाउनफॉल आता है ना, तो आप ये मत सोचो कि यार आपने इतना किया था वो सब चला गया, जाता कुछ नहीं, वो आप ही का था। देखो आपका टैलेंट तो आपके पास है ना, वो तो नहीं गया ना, आप एक नंबर्स गए जो वापस आ जाएंगे, क्या बड़ी बात है। और मैंने शुरुआत की थी क्योंकि मुझे वीडियो बनाना पसंद था। तो भले बाद में फॉलोवर्स आते, तो आप फॉलोवर्स एक माइंड में बैठ जाता है कि आपको फॉलोवर्स के लिए भी करना है, आपको पैसे के लिए भी करना है, आपको सब चीज़ों के लिए करना है, वो माइंड में एक बैठ जाता है। पर आपने शुरुआत तो इसलिए किया था कि आपको वो चीज़ करना पसंद है। तो जब मैंने इंस्टाग्राम पे शुरू किया था, तो मेरे को माइंड में सिर्फ ये था कि ये चीज़ करना मुझे पसंद है, इससे मुझे खुशी मिलती है वीडियोस बनाने से। तो मुझे बस वीडियोस बनानी है, मुझे उससे खुशी मिल रही है और मेरे जो चेहरे पे खुशी झलकती है वो लोग महसूस कर पाते हैं कि ये खुश है वीडियो बनाते बनाते। तो इसलिए फॉलोवर्स अपने आप बढ़ते हैं। तो वही चीज़ मैंने माइंड में रखी, मैंने सोचा ही नहीं कि मेरे लाखों फॉलोवर्स गए हैं, मैंने तो वो हैं, बस वो वापस मुझे ढूंढ लेंगे यहाँ पे, और ढूंढ लिया सबने। क्या बात है, ये चीज काफी अमेजिंग थी। एंड एक्चुअली ऐसा होता है, लोग जब होपलेस होने लगता है ना, तो अब भाई इनको सुन लेना, क्योंकि ये मेरे मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ अब आपके लिए भी बहुत हेल्प करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, बढ़ते टाइम के साथ बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। तो एआई का तो हम सभी लोग एक तरीके से उससे जान पहचान अच्छे से हो चुकी है कि भाई एआई क्या है, क्या कर सकता है और किस हद तक कर सकता है। लाइक जियो का एक एग्जांपल हम ले लें कि जब जियो की सिम आई थी, तो उस टाइम पे ना वो फ्री में गई, उसका सारी चीजें बस फ्री में होने लगी, तो लोग उसे एडिक्टेड होने लगे थे। कुछ ऐसी ही चीज यहाँ एआई के साथ हो रही है, राइट? तो एआई अब हमारे काम को इतना इजीएस्ट तक पहुंचा रहा है। अब जब ये हम उस पर पूरी तरह डिपेंड हो जाएंगे ना, तो उसके बाद बहुत सारी सिचुएशंस चेंज होंगी। और सोशल मीडिया क्रिएटर आप हैं और एआई जब आ रहा है, तो एक जो कंपटीशन है ना, क्योंकि अभी को हम मॉडल्स की बात कर ले, तो एआई मॉडल्स भी बहुत सारी मॉडल्स है, तो वो जो मॉडल्स है ना, उनका मुझे ये चीज समझ नहीं आ रहा कि ऐसे क्या होने वाला है। सोशल मीडिया क्रिएटर्स एआई साथ में आ रहे हैं, या क्या चीज हो सकती है, डीमेरिट्स क्या है, और उसे आप कैसे कोप अप करने की सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? जैसे कि देखो एआई तो सबके लिए खतरा है, मुझे लगता है कि हर किसी के लिए खतरा है, बहुत बड़ा है। जैसे कि मैं बताऊं, एआई से अब आप ना ऐसा कर सकते हो, पहले आपको क्या करना पड़ता था कि आपको किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए आपको सेक्टर को या मॉडल को हायर करना पड़ता था, और वो हर एक ब्रांड के लिए पर्टिकुलर उसको लाइन रिपीट करनी पड़ती थी। अब एआई से इतना फायदा है कि आपको सिर्फ उनसे एक बार शूट कराना है, वो एआई ही बार बार उसमें उन्हीं की आवाज में और लिपसिंग प्रॉपर मैच करके वो बार बार एक ही वीडियो से 100 ब्रांड का प्रमोशन करवा सकते हो। ठीक है, एआई से डीप फेक के थ्रू आप किसी के भी पिक्चर्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हो, किसी के भी चेहरे पे किसी भी चेहरा लगा सकते हो, क्योंकि तो गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, एक अच्छा इस्तेमाल भी हो रहा है, तो वो लोगों के ऊपर के उस चीज को कैसे वो यूज करते हैं। बाकी एआई हमारे लिए खतरा कैसे बन सकता है, हमें लगता है कि एआई जो है वो एक सीमित समय तक ही अपने आप को उतना बढ़ा सकता है, क्योंकि उसको उतनी ही चीजों तक रखा गया कि आप इतना इतना कर सकते हो, पर हमारी कोई नहीं, हम नई नई चीजें इन्वेंट कर सकते हो। वो नई चीज इन्वेंट कर पाए नहीं कर पाए, उस चीज को लेकर मुझे डाउट है। ऑल्दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम ही है कि वो खुद चीजें सीखे, पर फिर भी अगर इंसान उसे बना सकता है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान को मिटा सकती है। इंसान अगर उसे बना सकता है तो उसका कंपटीशन भी बना सकता है जो उसे मिटा सके, पर इंसानियत का मुकाबला, इंसानी जो दिमाग है ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई मशीन नहीं कर सकती। एक्चुअली ये बहुत टफ आंसर था। एंड एक्चुअली एआई जो है, जब हम एआई को बना रहे हैं, तो एआई के लिए भाई विश है तो उसका सॉल्यूशन भी जरूर होगा ना। एक्चुअली ना, जब हम इंस्टा की रील्स को स्क्रॉल करते हैं तो बड़े क्रिंज से कंटेंट्स आ रहे हैं, एंड जब हम आपके कंटेंट को देखते हैं तो हमें वो कंटेंट एटलीस्ट वो क्रिंज नहीं मिलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहां सिर्फ इनोसेंस होती है। तो वो क्रिंज कंटेंट को लेके आपका क्या मानना है?
मुझे लगता है ना कि कंटेंट कंटेंट होता है, उसका कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप हो ज़रूरी नहीं है। जैसे आपकी लोगों में आप जैसे किसी की नज़र में वो क्रिंज है, पर किसी की नज़र में वो एक कंटेंट है जिससे उसको हंसी आ रही है। अगर क्रिंज कंटेंट को इतना पब्लिसिटी मिल रही है, इतने फॉलोअर्स, इतने लाइक्स मिल रहे हैं, तो मतलब उसको देखने के लिए ऑडियंस तो है जिसको फॉलो कर रही है, वरना कौन फॉलो कर रहे हैं? इतने मिलियंस में फॉलोअर्स उनके हैं, मिलियंस में उनको लाइक आ रही है, मतलब उसके देखने के लिए ऑडियंस है, उनकी टारगेट ऑडियंस अलग है, हम लोग अलग हैं, हम अलग तरह का पसंद करते हैं, पर कुछ लोग हैं जिनको क्रिंज पसंद आता है, तो वो कंटेंट है उनके लिए का मतलब अब मानते हैं कि उसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं होते, कई बार थोड़ा ज़्यादा क्रिंज भी हो जाता है, तो वो चीज़ें थोड़ी अजीब लगती हैं देखने के लिए, उसको हम कई बार कंटेंट क्रिएटर नहीं कह सकते, लाइक वो सिर्फ एक तरह से वो लोगों को हंसाना है किसी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ पे कुछ ज़्यादा ओवर करके, तो पर वो एक उसको देखने के लिए ऑडियंस है, तो वो गलत तो नहीं है। अगर उसके लिए ऑडियंस नहीं होती और तब भी वो चीज़ चल रही होती तो वो चीज़ गलत होती, पर उसके लिए ऑडियंस है देखने के लिए, इसलिए मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, तो वो गलत तो नहीं है, पर क्रिंज तो क्रिंज ही है। क्रिंज को क्रिंज ही है। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है जो क्रिंज कंटेंट को फॉलो करते हैं लोग, जो उस पे लाइक दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं, वही लोग ट्रोल भी करते हैं उनको। ये उनके साथ कैसा गहरापन होता है ये मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया सीरियसली। लेकिन जब आप बात करते हैं, अच्छा अभी सिर्फ इतना ही नहीं, आपको वीडियोस जो आते हैं बड़े क्रिंज से, लाइक एक वो बहुत चला था, जैसी वो लड़की बैठे होके है, दो लोग बात कर रहे होते हैं, उसका मेल बेस्ट फ्रेंड या उसका लवर जो भी है बात कर रहे होता है, और वो बगल से एक आता है कोई लड़का, वो कहता है एक्सक्यूज मी, वो लड़की नहीं बोलती है एक्सक्यूज मी आई हैव अ बॉयफ्रेंड, एक्सक्यूज मी आई हैव अ बॉयफ्रेंड। अरे सुनते नहीं हो तुम, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, और वो कहता है, अरे बगल वाला उसका खुद का लवर बोलता है, अरे सुन तो लो बात क्या चले, और वो लड़का जाके सीधा उसके लवर को प्रपोज करता है और वो निकल जाता है। भाई ये क्या है, ये क्या है, तुम्हें क्या मिल गया ये से ज्यादा ही क्रिंज हो गया एक्चुअली। तो वो मतलब इन क्रिंज कंटेंट का एक चीज एक्चुअली ये कि इसका कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं वो है, आपको उससे कुछ सिखाना नहीं चाहते, वो उससे आपको कोई रियलिटी से कोई उसका वास्ता नहीं है, उसका कोई सर पैर नहीं है, वो बस कुछ है जो आपको समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं, बस आप देखो हंसो और निकल जाओ बस। हाँ लाइक वो तो ऐसा होता है कि एक जोक मारा जो लगा ही नहीं कि जोक है। हाँ Seriously, आप बाद में ऐसा इसलिए होता है। आप आपसे इसलिए हंसते हो कि यार इन लोगों ने ये क्यों किया, आप इस बात पे हंस रहे होते हो, मतलब उसमें कोई जोक नहीं होता, आप इस बात पे हंस रहे होते हो कि इन्होंने ये किया क्यों और इनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे है ये चीज करने की, और किया क्या मेरे को पल्ले नहीं पड़ा है, ये वाला इसलिए लोग क्वेश्चन हंसते घूम हैं। रहा होता है यहाँ पे। अच्छा ऐसा भी होता है अभी ना, ये इस वीडियो के तौर पे ही मैं बोल रही हूँ, बेसिकली पार्टनर्स को चेंज करने का बहुत ज्यादा एक ट्रेंड चल रहा है भाई। आए दिन आज एक पार्टनर, एक हफ्ते बाद देखो दूसरा, 2 हफ्ते बाद देखो तीसरा। भाई ये क्या है, कैसे चल रहा है? आपने इन चीजों को काफी क्लोजली होते हुए देखा है, तो उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए। सो जब बात आती है ना पार्टनर चेंज होने की, इतनी जल्दी लोग पार्टनर चेंज कर रहे हैं, तो मेरे ही काफ़ी नोन में ऐसे क्रिएटर्स हैं जो सिर्फ वो साथ में ऑन स्क्रीन इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ में रहने से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो लोग एक दूसरे को लाइक क्लियर रखते हैं, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को चीट करें, उन लोगों को क्लियर होता है कि अगर हम ऑन स्क्रीन साथ में एज अ कपल जा रहे हैं, ठीक है, भले वो दोस्त होंगे, उनका कपल एक्चुअल में नहीं है, वो बस ऑन स्क्रीन अगर एज अ कपल जा रहे हैं और लोगों के माइंड में उनको अपने आप को ऐसा कपल दिखाना है, तो सिर्फ इस पर्पज से कि एक दूसरे के फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए, ठीक है, और अगर जब तक फॉलोअर्स बढ़ते तो वो साथ हैं, जैसे फॉलोअर्स बढ़ना बंद होते तो वो चेंज कर देते हैं, और हमें लगता है कि यार ये आजकल का प्यार कैसा हो गया, लोग हर 2 दिन में दूसरा उनको मिल जाता है, और आज ये इतना प्यारा था, इतने इसके लिए इतना कुछ कर रहे थे और अगले दिन कोई और आ गया, तो वो जो चीज़ है ना वो रियल नहीं है, वो सिर्फ रील के लिए है। हाँ अब ये है कि हमारी जो ऑडियंस है वो आज भी इतनी इनोसेंट है कि उनको रील और रियल का फर्क नहीं पता है, वो आज भी उन चीज़ों से कनेक्ट करते हैं खुद को, और खुद की ज़िंदगी उनमें देखते हैं, खुद को अपने आप को देखते हैं, इसलिए वो लोग बहुत इमोशनली उनसे अटैच हो जाते हैं, वो लोग फ़ैन क्लब बना लेते हैं उनकी जोड़ियों के, और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं, लोगों के इमोशंस का फ़ायदा उठाया जाता है अगर सच बोला जाए तो। और अगर नॉर्मल लाइफ में जो लोग जल्दी जल्दी पार्टनर चेंज कर रहे हैं उनको अभी तक प्यार और अट्रैक्शन में फ़र्क नहीं पता है, वो किसी से भी अट्रैक्ट होते हैं, उनको लगता है कि हमें प्यार हो गया, जो कि नहीं होता। आप इतनी कम उम्र में किसी को प्यार हो ही नहीं सकता, प्यार के लिए एक बड़ी उम्र चाहिए, एक समझ चाहिए, एक आपके अंदर उतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि प्यार सिर्फ प्यार करना नहीं होता, प्यार होता है कि आप उस इंसान की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हो, उस इंसान को अपना लाइक बिल्कुल वो होता है ना कि आप 2 बॉडी पर एक ही सोल टाइप, तो वो बनने के लिए रेडी होने के लिए आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इस लायक आप होने चाहिए, तब आप प्यार करोगे। आप क्या प्यार कर, पॉकेट्स में नहीं, आपसे घर से ठीक से मिलती नहीं, आप क्या प्यार करोगे? ठीक है, तो वो जो अट्रैक्शन है ना उसको प्यार का नाम दे रखा है, और जैसे अट्रैक्शन क्या है कुछ समय का होता है, आप कुछ टाइम में आपका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा तो आप फिर चेंज कर देते हो, तो लोगों को लगता है कि इतनी जल्दी चेंज हो रहा है,
तो भाई ये लोगों को थोड़ा क्लैरिटी चाहिए अपने माइंड में अभी बच्चे हैं सब अभी तो। ये तो क्लैरिटी वाकई में चाहिए, क्योंकि लोग क्या समझते हैं ना कि बस यार ये कितना क्यूट है, मुझे किससे प्यार हो गया, अब बस वो प्यार ऐसा होता है कि 2 महीने का और प्यार। जब उसके साथ रहते हैं, रियल में रहते हैं, तो पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। वो सिर्फ इंसान बाहरी सुंदरता देखी ना, सीरत नहीं देखी। जब सीरत पता चलता है तो फिर वहां से भागने का मन करता है कि ये तो टॉक्सिक है, या भागो भागो, फिर ये होता है सीरियसली। चाहे ये टीवी सीरियल्स हो भाई, टीवी सीरियल्स के तो डेली सोप सभी लोग जानते हैं कितने ज्यादा हानिकारक है, लेकिन जब रील्स में भी जैसे कोई भी जोड़ी एकदम फेमस हो गए, अब अगर उनकी शादी हो गई तो परफेक्ट है, पर अगर शादी नहीं हुई है तो उनके कंटेंट इतने रोमांटिक जाएंगे, कभी फनी जाएंगे, और वो अपने आप को बाद में कहेंगे, पहले वो कहेंगे यार ये जोड़ी मस्त है, अब वो जैसे ही उनका पार्टनर चेंज होके एक भी वीडियो के लिए कोई और आ जाता है तो यार ये नहीं, वो पुराना वाला लेके आओ यार, कैसे चल रहा है। जैसे कि एक टाइम पे आशिका भाटिया को इस चीज को लेके बड़ा ट्रोल किया गया था कि उसके हर महीने पार्टनर चेंज होते थे। हाँ। ठीक है, जबकि वहां पे उन्हें कभी लाइक मतलब ऐसा नहीं कि पार्टनर थे, लेकिन जस्ट कि वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग खुद अपना नाम दे दो। एक जैसे ऑडियंस है वो खुद नाम दे देते हैं, exactly. वो खुद हैशटैग बना देते हैं। जैसे अब आप बिग बॉस देख रहे थे अभी पुराना सीजन, हाँ. तो बिग बॉस में अपने आप ही हैशटैग बने लोगों की जोड़ियों के, वो लोग उसमें चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम भाई बहन की तरह हैं, हम लोग कपल नहीं है, तब भी उनको कपल की तरह देखा जा रहा था। तब ऑडियंस भी कहीं ना कहीं गलत है, दोनों तरफ से गलतियां, लाइक मतलब ताली ही हाथ से नहीं बजती। तो थोड़ी गलती ऑडियंस की भी होती है कि वो खुद ही उनको ऊपर टैग लगा रहे हैं, आप खुद ही उनको दिखाओगे कि आप लोग साथ में अच्छे दिख रहे हो, इस वजह से हम आपको पसंद करें, आप साथ में नहीं हो तो हम पसंद नहीं करेंगे। तो वो भी बेचारे क्या करें, उनका तो काम ही वही है, तो उनको करना पड़ता है। तो फिलहाल ना मैं बस ये चाहती हूँ कि इतना कीमती टाइम आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, और स्पेशली जो एक होते हैं ना, टाइम के साथ साथ आपके जो शब्द हैं, जो आपका मोटिवेशन है, मैं हमेशा से बोल रही हूँ मेरी इंस्पिरेशन है भाई, तो जो ये बातें आई हैं ना, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये एक ऐसी पूरी बुक है जिसको अगर गौर से देखा जाए, जिसके अंदर लाइफ की सारे सॉल्यूशंस छुपे हुए हैं। क्योंकि इन्होंने जितनी बातें की है ना, इंसान वही प्रॉब्लम्स को रिलेटिवली देखता है, अपनी लाइफ में फेस करता है, लेकिन उन्हीं प्रॉब्लम से निकलने के जो तरीके हैं वो हमें भाई उसे पता चले। सीरियसली आई एम सो ब्लेस्ड कि आपके साथ मेरी ये सारी बातें हुई और ये सारी बातों को हमने वहाँ तक पहुँचाया। एंड अभी इसी के साथ भैयू के साथ आपकी आरजे मानसी टाटा बाय बाय कहना चाहेगी, और बहुत जल्द आएंगे हम वापस। फिलहाल थैंक यू सो मच, बाय बाय।